दोस्तों नमस्कार। BBN राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे न्याय क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने धौलपुर से निकलकर पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया, धौलपुर का नाम रोशन किया। प्रारंभ धौलपुर से ही हुआ था। एक वकील के रूप में वकालत करते हुए 1975 में इन्होंने अपनी कार्य शुरू किया। अपना एक तरह से कहें कि बिजनेस या कार्य क्षेत्र जो चुना वो वकालत का चुना और 1975 में धौलपुर से शुरुआत की। उसके बाद वर्ष 1979 में इनका UPSC में 2 स्थानों पर चयन हुआ, लेकिन इन्होंने वर्ष 1980 में मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपना पद ग्रहण किया। उसके बाद कई पदों पर होते हुए DJ डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज के पद से ये 2011 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा दी गई नियुक्तियों के अनुसार अन्य कई क्षेत्रों में कार्य किया है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत श्रीमान मिथिलेश कुमार शर्मा जी, सेवानिवृत्त जिला जज हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। इनसे न्याय क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो लोगों की जिज्ञासाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका जज साहब। जी सर। हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, आजकल न्याय विभाग पर ये एक आरोप जैसा लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया, न्याय मिलने में लोगों को काफ़ी लंबा समय लग जाता है और कई बार न्याय मिलता है तब तक उस न्याय की कोई सार्थकता भी नहीं रहती है। तो क्या कारण है कि ये जो न्याय मिलने में समय लगता है, उसकी क्या वजह है? थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। राजस्थान में जो न्यायपालिका की स्थिति है वो काफ़ी सुदृढ़ है, लेकिन सामान्य जनता में जो जागरूकता पैदा हुई है उससे न्यायालयों का कार्यभार बढ़ा है। आजकल लोग छोटे छोटे विवादों को लेकर के न्यायालयों में आते हैं, जिससे न्यायालयों में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है और जितनी जनसंख्या राजस्थान की है उसके अनुपात में पहले तो न्यायालयों की संख्या काफ़ी कम है और जितने न्यायालय हैं उनमें न्यायाधीश भी कम हैं। इस कारण से मुकदमों की अधिकता के कारण मुकदमों के निस्तारण में विलम्ब होता है। माननीय उच्च न्यायालय समय समय पर आदेश भी जारी कर रहा है कि पुराने मुकदमों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और हो भी रहा है, लेकिन एक न्यायाधीश जितनी क्षमता होगी उतना ही कार्य करेगा। विलम्ब का कारण कोई ऐसा नहीं है जो कि न्यायाधीशों की लापरवाही से हो या कोई न्याय प्रक्रिया में व्यवधान की वजह से। आपका मतलब है कि न्यायालयों पर लोड ज़्यादा है, कार्य ज़्यादा है और उतने न्यायाधीश भी नहीं हैं, ये विलम्ब का प्रमुख कारण आप? जी हाँ, जी बिल्कुल, ये बात सही। अच्छा, दूसरा हम ये जानना चाहेंगे, देश में कई बार आवाज़ उठती है कि आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून लागू हैं और उन कानूनों की कोई सार्थकता भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के कानून अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाए रखने के लिए लागू किए थे, आज भी ये लागू हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी कानून बने थे वो अंग्रेजों के टाइम पे बने थे, जिनमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, और उनमें जो प्रावधान रखे गए थे वो भारत की परिस्थिति को देख कर के ही रखे गए थे। वर्तमान में जैसी जैसी आवश्यकता होती जा रही है उनमें परंतु जोड़े गए हैं और कुछ कानून ऐसे हैं जो निष्क्रिय हो गए थे, उनके स्थान पर नए कानून बनाए गए हैं। विधायिका तथा केंद्रीय संसद वगैरह इस मामले में सक्रिय हैं और पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है और उनमें संशोधन भी समय समय पर हो रहे हैं। जी, वर्तमान न्याय व्यवस्था जिसके ऊपर कई बार आरोप भी लगते रहते हैं, उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए? आपको क्या लगता है कि अगर ये सुधार होंगे तो न्याय भी लोगों को जल्दी मिलेगा और न्यायपालिका की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी? इस संबंध में जब मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार के पद पर था तो इस संबंध में कमेटी बनाई थी। मैं 6 साल तक राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक पद पर रहा और कमेटी की रिपोर्ट भी आई।
आमतौर पर ये देखा गया है कि एक पक्षकार किसी मुकदमे में विलम्ब करता है तो वो विलम्ब का कारण हो जाता है और उस पर तारीख में तारीख बढ़ती जाती है। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो मुकदमे की चार स्टेज होती हैं, जैसे पक्षकार को बुलाना, जवाब पेश करना, साक्ष्य पेश करना और उसके बाद बहस होना, इसके लिए एक समय सीमा निश्चित हो कि आने के बाद में जवाब के लिए 3 महीने या 2 महीने से अधिक समय नहीं मिलेगा और अगर कोई चाहेगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ही साक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित हो और उसके बाद बहस के लिए भी समय सीमा निर्धारित हो। साथ ही अगर मान लीजिए साक्ष्य आती है और न्यायाधीश अवकाश पर है तो उसका ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसकी जगह दूसरा न्यायाधीश, जिसको लिंक अफसर कहते हैं, वो उसकी साक्ष्य लेखबद्ध करे, जिससे गवाहों को आने जाने में परेशानी नहीं हो और न्यायिक प्रक्रिया में तत्परता के साथ काम हो सके। जी, इसका मतलब आपका कहना ये है कि न्यायालय में जो साक्ष्य और अन्य प्रक्रियाएं जो असीमित समय तक लंबित रहती हैं, उनके लिए एक समय निश्चित किया जाए, जिससे न्याय मिलने में लोगों को जल्दी भी होगी और सही भी बैठेगा। हाँ बिल्कुल, यही तरीका होना चाहिए। जी, लोगों में न्यायपालिका के प्रति यूँ तो काफ़ी सम्मान है हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में, लेकिन आस्था कुछ कम होती जा रही है। लोगों का कहना है कि ठीक है, वहाँ बड़े लोगों को न्याय मिल जाता है, गरीब तो वहाँ भी जाके ऐसा नहीं होता है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, गरीब वहाँ भी जाके परेशानी में ही रहता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न्यायपालिका में आस्था कम होने वाली तो कोई ज़्यादा चीज़ सामने नहीं आई है। हाँ, इतना निश्चित है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे मुकदमे आते हैं जिनमें संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, वो आमतौर पर जो अधिक पैसे वाले होते हैं वो लेके आते हैं, क्योंकि उनके व्यापारिक संबंधित होते हैं और उस व्यापार से सामान्य जनता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पैसे वाला कोई नीति निर्धारित उच्च न्यायालय से स्पष्ट कराता है तो उसका सीधा असर जनता पर नहीं पड़े। वो जनता के साथ ही न्याय होता है और जनता ही उससे लाभान्वित भी होती है। और इस संबंध में ये भी है कि जो आस्था कम होने की बात कही गई है, वो आस्था तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन वो विलम्ब हो रहा है, इस वजह से लोग थोड़े निराश हो जाते हैं। यदि न्याय प्रक्रिया में, जैसे मैंने बताया, समयबद्ध हर चीज़ के लिए निश्चित समय हो और तत्परता से मुकदमे निस्तारित हों, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों में आस्था कम हो। समयबद्ध कार्य अगर होगा, हाँ, तो निश्चित रूप से लोगों का भरोसा न्यायालय में बढ़ेगा। बिल्कुल, ये मतलब है। हाँ। अच्छा, आपका इतना लंबा अनुभव रहा न्याय क्षेत्र में कार्य करने का, 80 से और 2011 में आप रिटायर हुए और उसके बाद उपभोक्ता मंच और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग में आपको सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति मिली। तो इसके बाद इतना लंबा अनुभव होने के बाद अब जो लोग अधिवक्ता वकील बनने के क्षेत्र में आ रहे हैं और न्याय क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या संदेश है? मेरा यही कहना है कि चाहे वकालत का काम हो या न्यायाधीश के रूप में काम हो, दोनों का ही काम व्यथित पक्षकार को शीघ्र न्याय दिलाने का होना चाहिए। यदि न्याय में विलम्ब होता है तो अधिवक्ताओं की भी प्रतिष्ठा कम होगी और न्यायपालिका भी प्रतिष्ठा गिरेगी। इसलिए जो पुरानी धारणा थी कि मुकदमा जितना लंबा चलेगा वकील को उतना लाभदायक होगा, ये धारणा बदल चुकी है। आजकल अभिभाषक भी काफ़ी अच्छी फीस लेते हैं और फीस जो पूरी आने के बाद वो शीघ्र निस्तारण भी कराते हैं। हाई कोर्ट में भी तुरंत जो है वो सुनवाई होकर के मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हो रहे हैं और हज़ारों की संख्या में हर महीने होते हैं। ऐसे ही अधीनस्थ न्यायालयों में भी अगर समय सीमा से काम होगा तो शीघ्र निस्तारण होगा। और अगर अधिवक्तागण मतलब तत्परता से और ईमानदारी से और निष्ठा से काम करेंगे तो उनकी भी इज्जत बढ़ेगी और न्यायपालिका भी गरिमा भी बनी रहेगी और न्यायाधीश तो काम करेंगे ही, उसमें कोई समस्या है ही नहीं। इसलिए मेरा कहना यही है कि सभी लोग जो कार्य उनको दिया गया है उसमें तत्परता से उसको करें और निष्ठा बनाए रखें, ईमानदारी से करें। आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी अधिवक्ता इस लाइन में आए या जो आने की सोच रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, वो ईमानदारी और तत्परता से अपने काम को करें। बिल्कुल। जब लोगों को सही न्याय भी मिलेगा। हाँ। और न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है।
अच्छा, दूसरा एक प्रश्न मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से घूम रहा है। मीडिया में खूब चर्चा चल रही है, ये एसीडी की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं जी, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस और उच्च अधिकारी ये पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन उन पर केस चलाने की अनुमति जो राज्य का गृह मंत्रालय देता है वो नहीं दी जाती है। उसमें क्या कारण रहते हैं? और इसी वजह से जो दोषी अपराध अधिकारी होता है वो छूट भी जाता है, उसको आराम से जमानत भी मिल जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान का जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है वो भी सरकार के अधीन है और जो अभियोजन की स्वीकृति देते हैं वो भी सरकार के अधीन है। इस मामले में दोनों विभागों को तालमेल रख के तत्परता से काम करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर भ्रष्टाचार में किसी को पकड़ा गया है तो जो अधिकारी जिसने उसको पकड़ा है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके संबंध में प्रथम दृष्टया ये बताए कि इसका ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है और सरकार को उसका नहीं मानने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचारी को बचाना एक तरह से अभियोजन की स्वीकृति बचाने के बराबर ही है। तो मेरा मानना ये है कि एक सक्षम डिपार्टमेंट जिसमें सीनियर आईपीएस, एडीजी लेवल का आदमी रहता है, आईजी लेवल के आदमी रहते हैं, पूरा नेटवर्क है। और जैसा कि सब लोगों को पता है कि भ्रष्टाचार अपनी जगह पनप रहा है और उसको रोकने के लिए यही विभाग, जिसके आजकल बीएल सोनी जी और ये दिनेश एमएन जी तत्परता से काम कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है, तो इनके खिलाफ सख्ती होनी चाहिए अपराधियों के खिलाफ और स्वीकृति मिलनी चाहिए उनके खिलाफ। जी जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और वास्तव में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो में साक्ष्य रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और उसके बावजूद उनको अभियोजन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं खराब मंशा ही प्रतीत होती है। धन्यवाद श्रीमान मिथिलेश कुमार शर्मा जी, सेवानिवृत्त जज साहब, आपने हमारे लिए चैनल की ये समय निकाला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पचौरी जी, आपने न्यायपालिका के संबंध में जो सहृदयता दिखाई है और सामान्य जनता को इसके बारे में जो जानकारी होगी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप न्यायपालिका के प्रति इतने सजग हैं, भ्रष्टाचार के प्रति इतने जागरूक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करूँगा कि भविष्य में भी आप इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहें, जिससे एक न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे और सरकार में एक ईमानदार लोगों की छवि उभर के आए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।